गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की एक कहानी सुनने जा रहे हैं। भारत में विविध जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें एकता दिखाई देती है। उनकी भाषाएं भिन्न है, संस्कृति भिन्न है। इसके बारे में हम साहित्य में भी पढ़ चुके हैं। और आप लोगों को आप लोग कहानियाँ पढ़ते हो, तब आपको उस देश के बारे में सभी चीज़ें बताई जाती है कि उसका उनका वहाँ का रहन सहन कैसा है, लोक जीवन किस तरह का है। इतिहास के बारे में भी पता चलता है। लोक कथा यानी लोगों से सुनी हुई कहानियाँ। कई सालों से हम कहानियाँ सुनते आए हैं। बचपन से लेकर आज तक हम कहानी सुनते हैं। हमारी दादी, नानी, माँ हमें रात को नींद के समय कहानी सुनाती है। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ तक आज हम ये कहानियाँ देख भी सकते हैं। पूरी दुनिया में सारे देशों में ये कहानियाँ सुनाई देती है। और लेकिन ये जो कहानियाँ है पूरे देश की, वो अलग अलग रहती है। उनके विचार, आचार, संस्कृति, रहन सहन ये सभी अलग अलग है। तो आज हम ऐसे ही दूसरे देश की कहानी देखने जा रहे हैं। ये कहानी है तिब्बत देश की। तिब्बत यानी तिब्बत, TIBET। तो तिब्बत देश, ये तिब्बत देश कहाँ है पता है आपको? तिब्बत यह एशिया का ही एक देश है। मुख्यतः यह उच्च पठारी पर है। इसके नज़दीक हिमालय पर्वत है। इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी जग की छत भी कहा जाता है। तिब्बत में ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्मीय हैं। यहाँ देखने के लिए बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। बड़ी बड़ी झीलें, समुद्र, मंदिर, यहाँ का पैलेस बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर चीनी लोगों ने आक्रमण किया है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर संस्कृति चीन की संस्कृति नज़र आती है। चीन ने उस पर कब्जा करके अपना अधिकार उस पर जताया है, इसीलिए वहाँ चीन की तरह ही की संस्कृति पाई जाती है। यहाँ की संस्कृति के बारे में और लोक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो इन कहानियों से यानी लोक कथाओं से। तो आइए आज हम एक तिब्बती कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राख की रस्सी। तो देखिए और ये कहानी ध्यान से सुनिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, इससे आपको बहुत कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम इसी शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है राख की रस्सी। तो देखो, लोन्पोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पा के मंत्री थे। 32वें यानी 32। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोन्पोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा सादा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? तो पहले यहाँ तक हम कहानी पढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो नाम है वो दूसरे देश के लोगों के हैं, इसलिए थोड़े इससे हम अपरिचय नए नाम है, तो इसके आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि राजा कौन है और लोन्पोगार कौन है। तो लोन्पोगार है मंत्री है। देखो फिर से एक बार, लोन्पोगार तिब्बत यानी तिब्बत देश। और ये कहाँ है? ये तो मैंने आपको बताया कि ये एशिया में ही है। और
आपको पता है दलाई लामा जो इनके मुख्य धर्मगुरु है वो हमारे यहाँ मतलब भारत में हिमालय के यहाँ रह रहे हैं। तो ये तिब्बत के राजा है 32वें राजा सौनगवसेन। सौनगवसेन सौनगवसेन। तो और लोन्पोगार कौन है? मंत्री है जो कि इस राजा के दरबार में राज्य मंत्री थे। और वो किस लिए मशहूर थे? वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। हाजिर जवाबी यानी क्या आपको पता है? हाजिर जवाबी यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत होशियारी से देना, इसे कहते हैं हाजिर जवाबी। क्या इस शब्द से आपको हमारे देश में भी ऐसे एक व्यक्ति हो चुके हैं जो राजा के दरबार में मंत्री थे? कोई आपको याद आ रहा है कि कौन थे वो? नहीं? जी हाँ, सही पहचाना आपने, वो थे बीरबल। बीरबल की तो कहानी आपने पढ़ी होगी, अकबर बीरबल की कहानी। उससे हमें पता चलता है ना कि बीरबल कितने होशियार थे, चालाक थे और हाजिर जवाबी थे। वैसे ही ये लोन्पोगार जो है वो वहाँ के राजा के मंत्री थे और वे अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था, यानी किसी भी समस्या का हल वो ऐसे ही कर देते थे और इसलिए उनकी ज़िंदगी बहुत ही चैन से, मज़े से, खुशी से चल रही थी। लेकिन उनकी एक समस्या थी। वो क्या थी कि जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए वो चिंता का विषय बना हुआ था। तो बेटा बड़ा हुआ था, उसमें चिंता वाली कौन सी बात है? बेटा बड़ा हुआ इसलिए चिंता नहीं थी, उसका कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोन्पोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? और सही है, आज की दुनिया में अगर वो ऐसे ही भोलापन उसने दिखाया, भोला रह गया तो उसका कैसे होगा? मैं हूँ तो मैं मेरे बच्चे का ख्याल कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, लेकिन दुनिया इसे नहीं समझ सकती। ऐसे भी भोला होना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भी भोलापन अच्छा नहीं कि कोई भी अपना फ़ायदा उठा सके, उससे अपना नुकसान हो सके। और ये होशियारी, उसके पिताजी होशियार थे तो जाहिर है कि उनको बहुत बड़ा दुख होगा कि मेरा बेटा थोड़ा सा भी होशियार नहीं है, बहुत भोला है, मेरे बाद उसका क्या होगा? तो इस प्रकार की होशियारी कैसे प्राप्त हो सकती है? कोई तो समझो आप अब होशियार हो तो, लेकिन अधिक जानकारी पाकर आप अधिक होशियार हो सकते हो किसी भी चीज़ का, यानी किसी भी विषय का अच्छी सी जानकारी लेकर या उसकी पढ़ाई करके आप आगे जा सकते हो। इसी तरह होशियारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन लोन्पोगार का जो बेटा था वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था, इसीलिए उनको चिंता रही है। और एक दिन क्या हुआ कि इसके दुख का हल करने के लिए उन्होंने एक तरकीब सूझी। वो क्या थी तरकीब? देखो, एक दिन लोन्पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना है 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो देखो आगे क्या हुआ है कि एक दिन पिताजी ने क्या किया, बेटे को अच्छा या उसे होशियारी का पता कैसे चला जाए, वो किस तरह से दुनिया का सामना कर सकता है, ये जानने के लिए एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हें 100 भेड़ें देता हूँ। भेड़ें यानी भेड़, शीप, और 100 यानी 100। तो वो 100 भेड़ें लेकर क्या करो, इन्हें लेकर तुम शहर जाओ। मतलब ये गांव में रह रहे और उनका जो कुछ कमाने के लिए जाना है, क्या करना है, उन्हें शहर जाना होता है। तो इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें क्या करना है, मारना नहीं है या बेचना नहीं है,
इन्हें वापस लाना है वैसे कि वैसे, और उसके साथ उन्हें लेकर फिर क्या करना है, 100 जौ बोरों के साथ लाना है। तो जौ मतलब गेहूं जैसा एक धान का प्रकार, अनाज, और वो कितने बोरियां लाना है, 100 बोरियां। और उन्हें मतलब भेड़ों को उनको कुछ भी नहीं करना है, वैसे कि वैसे उनको लाना है, और बोरे भी लाना है साथ में। इसके बाद अगर तुम ऐसे खाली हाथ घर लौट कर आए तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। उसके बाद पिताजी ने क्या किया, उसके शहर जाने का प्रबंध किया। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। थैंक यू।